सभी को नमस्ते। सर्वप्रथम मी छत्रपती शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांचा पावन महाराष्ट्र भूमीला वंदन करतो। आज राजभवन येथे आयोजित प्राकृतिक कृषी या विषयावरील चर्चा सत्रामध्ये सर्व लोक प्रतिनिधींचे मी मनःपूर्वक स्वागत करतो। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, सभापति महाराष्ट्र विधान परिषद सम्मानित प्रोफेसर राम शिंदे जी, सम्मानित प्रतिपक्ष के नेतागण, सभी सम्मानित मंत्रीगण। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। विधायकगण, विधानमंडल के सभी सम्मानित सदस्य और जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित बंधु हैं, उन सब का आज राजभवन में हृदय की गहराई से बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे इस कार्यक्रम को आदरणीय शिंदे साहब ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरल बना दिया है। उनके भाव और प्राकृतिक खेती के बारे में उनकी लगन और निष्ठा इस बात का प्रमाण है कि हम बहुत गति से अपने प्रदेश महाराष्ट्र को जहर मुक्त खेती से जोड़ने का काम कर पाएंगे। दूसरा, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूं कि दीपावली का पर्व, जिसमें आप सभी लोग अपने अपने घर गए हुए थे, अपने अपने क्षेत्र में थे, और उसके तत्काल बाद ये कार्यक्रम का आयोजन एकदम आपको आने में जरूर कठिनाई रही होगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अभी तो थोड़ा सा अवकाश आपके पास में था। इसके बाद तो आप फिर बहुत बिजी हो जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कार्यक्रम होते हैं। आपके लिए समय कभी भी निकलवाते कठिनाई तो जरूर होनी थी। तो आज की इस कठिनाई के लिए हम आपके आभारी हैं। अगली बात, मैं 35 वर्ष तक कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्रधानाचार्य रहा। सारी जिंदगी मैंने बच्चे पढ़ाए हैं। तो मैं बहुत नम्रता से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करूंगा, और मुझे विश्वास है कि अध्यापक गुरु के नाते मुझे जो बात कहनी उसे आप स्वीकार करने की कृपा करेंगे। कितना बहुमूल्य समय आपका है और कितना समय निकाल करके आप सब यहां बैठे हैं। यदि इतना सब कुछ करके आज के विषय की गंभीरता को हम नहीं समझ पाए, तो आपका यहां आना और मेरा ये बोलना व्यर्थ जाएगा। इसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो मिशन है, वो पूरे राष्ट्र में उन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। और क्यों बना दिया है, वो बहुत बड़ी चिंता करते हैं। हमारी धरती बंजर हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, पानी पीने का रहा नहीं, हवा लेने लायक बची नहीं,
आप और मैं तो ये जिंदगी जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाएंगे, ये मेरे और आपको सोचने की आवश्यकता है। इस बिंदु पर अगला निवेदन, आप व्यस्त बहुत हैं मैं जानता हूं, पर लगभग 1 घंटा मैं बातचीत करूंगा। बोर बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि मोबाइल को थोड़ी देर विश्राम पे डाल दो। वो भी दुखी और आप भी इसके साथ दुखी रहते हैं हर समय, तो थोड़ी देर तो शांति होनी चाहिए ना। ये मेरा निवेदन है। इसको जेब में डाल दो, मैं लेके ही नहीं चलता, मेरा भी काम चलता है, लेकिन जरूरी है जीवन के साथ, ये मैं जानता हूं नहीं चलेगा, लेकिन 1 घंटा। अब एक एक बिंदु पर अगली बात, आप में ऐसे बहुत भाई और बहन होंगे जो खेती बाड़ी नहीं करते। वो ये सोचते होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर ने हमें क्यों बुलाया, हम कोई खेती करते हैं, हमारा समय क्यों बर्बाद किया गया, ये धारणा होगी। लेकिन जो खेती करते हैं उनके साथ सीधा आज का ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, जरूर समझना चाहिए। लेकिन जो खेती नहीं करते उनके लिए भी ये उतना ही आवश्यक है, खेती वाले से भी ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भोजन बिना तो किसी का काम नहीं चलता ना। सब खाते ही होंगे, यूं ही चल रही गाड़ी, भोजन तो बनता है ना घर में। मेरी क्लास में बहाना में बोलना, आपने चुप नहीं बैठना। चुप बैठ गए तो फिर बोर हो जाएंगे। सहयोग करोगे कि नहीं? अब यहां मैं गवर्नर नहीं हूं, और आप जिस जिस पद पर उसको छोड़ के थोड़ी देर सबने शेतकरी बनना है, बस तब बात समझ में आएगी। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात रखी। पहला शंका, प्राकृतिक खेती शेतकरी क्यों नहीं करते? उनको एक भय है कि यदि हम रासायनिक खेती छोड़ देंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। हाँ या ना? यही है ना। अब देखो, आप नेतृत्व करते हैं पूरे प्रदेश का, इस विषय को आपने समझ लिया ना, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि सब आए और इस विषय को समझें, सबका साझा काम है। ये इतना पवित्र मिशन है, इसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये सारे प्राणी जगत के कल्याण का है, सबके कल्याण का ये विषय। सबको अपनाना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इसके बिना कोई रास्ता अब बचने वाला नहीं है। और एक एक बात मैं प्रमाण के साथ कहूंगा, आप सबकी पूरी समझ में आएगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। देखिए, 3 प्रकार की खेती प्रचलित है इस समय मुख्य रूप से। एक है रासायनिक खेती, जो आज पूरा देश और दुनिया में चल रहा है। दूसरी है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और तीसरा ये जिसकी बात मैं कह रहा हूं, प्राकृतिक खेती, इसको आप नैसर्गिक खेती भी बोलते हैं। उत्पादन जो घटता है वो जैविक खेती में घटता है, प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता। ये मेरे पास एक रिसर्च है, और ये गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उन चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से मैंने वहां के साइंटिस्ट को खुद वहां जा करके उनके मॉडल फार्म बनवाए। एक रासायनिक का बनवाया, दूसरा जैविक का बनाया, और तीसरा प्राकृतिक का बनाया। और इन लोगों ने 3 साल लगातार इस पे रिसर्च किया है, और चारों ही यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट उन्होंने अब छाप दी है।
जर्नल में वो भेज रहे हैं और उसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन पहले ही साल उतना मिलेगा जितना रासायनिक खेती से मिलता है। ये यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। ये जैविक खेती का प्रचार हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-35 वर्षों से कर रही है, लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी पूरे देश में कोई भी जैविक खेती के सफल मॉडल नहीं बन पाए, क्योंकि उत्पादन उसमें पूरा नहीं मिलता। इस करके लोग हमारे वाली को भी वही समझे बैठे हैं, प्राकृतिक और जैविक का भेद ही नहीं जानते, अंतर नहीं जानते। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी नहीं जानते, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी लोग नहीं जानते, खेडूत कैसे जानेगा। अब उन्होंने पिछले 35-40 साल जो जैविक देखी और उसका परिणाम उत्पादन में कमी देखी, और रही सही कमी पूरी श्रीलंका ने कर दी। अब श्रीलंका का उदाहरण देते हैं आप सबके सामने, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग भी, वो क्या बोलते हैं कि श्रीलंका ने जैविक खेती की, भूखा मर रहा है। मैं भी कहता हूं जैविक से तो वही होगा जो वहां हुआ है। अब समझिए जैविक खेती है क्या। मैं स्वयं 200 एकड़ की खेती करता हूं अपने गुरुकुल में। मैं किसान हूं, मैं हल भी बहुत अच्छा चलाता हूं, गाय का दूध निकालने भी मैं फर्स्ट आया था एक बार, और मैं सही खेती करता हूं। अपने खेत में मैं वही रासायनिक करता था जो आप और हम सब ज्यादा मात्रा में करते हैं। ट्रॉली भर भर के यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक सब डालता था। लेकिन एक घटना मेरे साथ घटी आज से लगभग 10 साल पहले। मेरा खेती कर्मचारी धान का जो चावल का खेत था उसमें स्प्रे कर रहा था पेस्टिसाइड का, और वो उसके बगल में चढ़ गई, वो वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। दूसरे कर्मचारी ने मुझे सूचना दी वो मरेगा, उसको उठाओ। हम उठा के लाए, डॉक्टर पे लेके गए, 3 दिन इलाज चल के जीवन तो बचा गए। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस कर्मचारी ने ना तो इस पेस्टिसाइड दवाई को खाया ना पिया, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और हम तो डायरेक्ट इस जहर को खेतों में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, फलों में डालते हैं, हर खेती में डालते हैं। तो ये तो डायरेक्ट इसमें पड़ करके शरीर में जाएगा, तो उसका परिणाम क्या है। और वो परिणाम अब आ भी चुके हैं। इस घटना ने मेरे को बदला और मैंने उसी दिन से निर्णय लिया, अब मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा। मैं सीधा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों पे गया, उनसे मैंने बात की कि भाई जहर वाली खेती का विकल्प क्या है। तो उन्होंने बताया जी इसका विकल्प जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख करके स्वयं भी सीखी और अपने खेती कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दिलवाई और मैंने शुरू कर दी। पहले साल कुछ नहीं बचा, कीट पतंग खा गए। दूसरे साल 51% बचा, तीसरे वर्ष 80% बचा। लेकिन न तो मेरी मेहनत कम हुई, ना मेरा खर्चा कम हुआ और उत्पादन मेरे को मिला नहीं। तो मेरे दिमाग में आया तेरे पास तो ये 200 एकड़ जमीन है, यदि किसान पे है ही 2-2.5-3 एकड़, वो इस जैविक खेती को करेगा तो भूखा ही मरेगा, क्या बनेगा उसके परिवार का। और मैं इस शंका और प्रश्न को लेकर उन्हीं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास गया जो कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे। उनका नाम डॉक्टर हरिओम था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट, मेरे परिचय में भी थे थोड़ा। मैंने उनको जाके कहा आप वाली खेती जैविक को 3 साल से मैं कर रहा हूं और ये मेरी हालत है। तो हंस पड़े, केजीसी का नाम है जैविक खेती और समझ नहीं है।
तो उन्होंने मेरे को 2 छोटी छोटी बुकलेट दी। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट ने लिखा और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के साइंटिस्ट का था, और उन्होंने उनमें दिखा था जैविक खेती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। इसको प्लीज आप जरूर समझेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब उसमें मैंने समझा, उन्होंने उसमें लिखा था कि इस समय भारत के लोगों का पेट भरने के लिए 2 अनाज सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं, गेहूं और चावल। हाँ या ना? ठीक है। अगली बात, इन दोनों ही अनाजों की भरपूर फसल प्रति एकड़ लेनी है, पर्याप्त फसल लेनी है, उत्पादन लेना है, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन पड़ना चाहिए। कितना जी? 60 किलो नाइट्रोजन। अब यदि रासायनिक खेती करते हैं तो बाजार में जाओ, यूरिया डीएपी खरीदो, उसमें नाइट्रोजन है, 1-2 महीने के गैप से खेत में डाल दो, 60 किलो पूरा कर दो, उत्पादन भी पूरा हो जाएगा और काम पूरा। लेकिन अब जैविक खेती में आपने 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना तो कैसे होगा, यह समझने का विषय है। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, समझ में आई जी? और हमने कितना चाहिए? 60 किलो। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है जी। अब आप सब आदरणीयों से मैं जानना चाहूंगा, 300 क्विंटल प्रति एकड़ गोबर की खाद के लिए क्या देश में इतना पशुधन है जो डाली जा सके? नहीं है। नंबर 2, यदि कोई खेडूत शेतकरी हिम्मत कर भी ले डालने की, तो कितना पशुधन चाहिए 300 क्विंटल गोबर के लिए? कम से कम 30-40 तो चाहिए ना प्रति एकड़। 1 पशु 40, खेडूत परिवार पालेगा किसान या उन पशुओं को पालेगा? यह है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका नाम है जैविक खेती। अगली बात, इतना गोबर की खाद जब किसान मान लो डाल भी दे खेत में, तो उससे वीड्स, खरपतवार, जिसको आपकी भाषा में तण बोलते हैं, है जी, तण, वो इतना पैदा होगा कि किसान की लेबर उसको निकालने में खर्च हो जाएगी। अगर 2 बात, तीसरी बात, जब इतनी गोबर की खाद जहां पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी जो पर्यावरण को खराब करेगी, और गोबर से जो गैस निकलती है मीथेन, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। यह है जैविक खेती। अगली बात, इस जैविक खेती में जो गांडुल प्रयोग होता है, महाराष्ट्र में गांडुल ही बोलते हैं ना, केचुआ, अर्थवर्म, वो भारत का है ही नहीं, वो विदेश से लाया जाता है। वो भारतीय नहीं है जो इसमें प्रयोग होता है। वो टेम्परेचर बहुत बढ़ता तो मर जाता है और कम होता तो भी मर जाता है, और वो हैवी मेटल शरीर से छोड़ता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी रिसर्च हुई, एसाफिटिडा उसका नाम है, वो प्रयोग होता है। और उसमें कितनी मेहनत है, पहले पिट बनाए जाते हैं, गड्ढे, उसमें गोबर डाली जाती है, उसमें वो गांडुल छोड़ा जाता है, वो 2-2.5 महीने उसको खाता है, फिर उसको छानते हैं, ऊपर वो रह जाता, नीचे वो खाद निकलता, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने क्या लिखा एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, यदि आप 300 क्विंटल प्रति एकड़ गोबर की खाद नहीं डाल सकते
तो वही काम 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट में भी हो जाता है। यानी कि 60 किलो नाइट्रोजन 150 क्विंटल प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट डालोगे, गांडुल की खाद, तो भी होगा। अब मेरा प्रश्न, 300 क्विंटल गोबर की खाद के लिए 40 पशु और 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के लिए 20 पशु, एकड़ एक पशु 20 क्या किसान पाल पाएगा? ये भी मामला फेल है। तो ये खेती मैंने की है और देश में लोगों ने बहुत की। उसके फेल होने पर शेतकरी का विश्वास उठ गया, वो हमारे वाली प्रकृति को भी जैविक खेती मान के डरता है और करता ही नहीं। और यही सोच सब लोगों के में ये वही खेती है। अब काफी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना क्लियर? तो ये हर प्रकार से लाभकारी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक खेती क्या है अब इसे समझिए। आप फॉरेस्ट जंगल में कभी गए होंगे? जंगल में सैकड़ों हजारों तरह की वनस्पति पेड़ पौधे अलग अलग हैं। अब प्रश्न उत्तर देंगे आप प्लीज। वहां यूरिया कौन डालता है? वहां डीएपी कौन डालता है? वहां गोबर की खाद कौन डालता है? वहां जंतुनाशक कौन डालता है? वहां पानी देने कौन जाता है? कोई नहीं जाता ना। लेकिन जंगल का पेड़ जब समय आता फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी भी पौधे के एक पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में ले जाओ आप और उस पर पूरा रिसर्च करो। उसमें फास्फोर, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, जितने भी पोषक तत्व एक पौधे में होने चाहिए उसमें 0% भी कम नहीं मिलेंगे। सब कुछ पूरा है। वो कहां से आया? ये नेचर से, प्रकृति से, ईश्वर की व्यवस्था से। जब प्रकृति सारा सिस्टम जंगल में अपने आप पूरा करती है तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। यह है प्राकृतिक खेती। समझ में आई जी? अगली बात, प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, बैक्टीरिया की खेती है, गांडुल की खेती है, मित्र जीव की खेती है। हमने डिस्टर्ब नहीं करना, सब कुछ अपने आप होगा। इस रासायनिक खेती का इतिहास 70 साल पुराना है। इससे पहले सारी दुनिया में यही प्राकृतिक तो खेती थी। उस समय आपके एक एक अनाज में खुशबू आती थी, आपकी साग भाजी में खुशबू आती थी, आपके फलों में एक स्वाद था। आज कुछ भी नहीं बचा है, केवल पेट भर रहे हैं, कुछ नहीं बचा है। अभी कुछ दिन पहले 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं देश की, एक पश्चिमी बंगाल में और एक तेलंगाना में। वहां के 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो आईसीआर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर एक रिसर्च किया है। वो रिसर्च मैं दिखाऊंगा आप पे, मेरे पास है। उस रिसर्च में उन्होंने 2 अनाजों पर किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देश में खाए जाते हैं, गेहूं और चावल। उन साइंटिस्ट की रिपोर्ट आई है कि इन दोनों ही अनाज में 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं है, जो आप और हम खा रहे हैं ना। इसलिए मैं बोला था ना, आप में ऐसे बंधु जो होंगे जो खेती नहीं करते, उनको भी ये समस्या है। भोजन तो लेते हैं, उनको भी जानना पड़ेगा। 45% गेहूं और चावल ने जो आपको पोषण मेरे को देना था वो नहीं दे रहे। अगली बात लिखी, इससे लोगों में मोटापा तो बढ़ रहा है, पेट भी भर रहा है, लेकिन शरीर को जो पोषण मिलना वो नहीं मिलता। ये तो है ही है, लेकिन उसमें 2,500-3 हजार गुना आर्सेनिक मिला है पहले की अपेक्षा चावल में। इतना भयंकर विष, जस्ता,
और कई तरह के ऐसे तत्व पाए गए हैं जो उन रिपोर्टर्स ने बड़ा विशाल लिखी है, उतना समय नहीं, लेकिन वो रिपोर्ट आप चाहें तो मैं दे सकता हूं। एक बात, अभी करीब महीना भी नहीं हुआ होगा, एक दैनिक भास्कर अखबार है हिंदी का, फ्रंट पेज पे उन्होंने 105 मां ली माताएं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया और मां अपना स्तनपान कराती थी, दूध पिलाती थी। 105 मां के दूध के सैंपल लिए, लैब में भेजे। 105 में से 105 ही मां के दूध में जहर, सब में यूरिया, डिटर्जेंट और पेस्टिसाइड ये मिला है। मां बच्चे को दूध पिलाती अमृत, और वो है भी, लेकिन आज स्थिति ये है। एक डॉक्टर ममता शर्मा है, वो पॉइजन साइंटिस्ट है, उसी पे काम करती है। उन्होंने 101 मां अलवर और जयपुर से ली, उसने भी ये रिसर्च किया, सेम पोजीशन वहां मिली है। अब आप ये सोचो कि एक नवजात शिशु को जन्म लेते ही हम क्या दे रहे हैं, और जो खेती करते नहीं खेती करते, हम में से एक भी नहीं बचा है जो पानी में, हवा में इस जहर को ना लेता हो। इसी रिपोर्ट में एक ब्राजील में रिपोर्ट आई है, वहां के साइंटिस्ट ने की, वर्षों तक वहां के 3 साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है कि वहां जो किसान पेस्टिसाइड के संपर्क में खेतों में पाए गए, उनके डीएनए चेंज हो रहे। आज आगे बच्चे हमारे संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ होंगे, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस पेस्टिसाइड के इतने दुष्परिणाम हैं। ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड हैं, पेड़ इतना है, आप उस पर अब स्प्रे करो और 4 घंटे के बाद वो जमीन में गिर जाता है और अगले दिन वो खत्म हो जाता है। आपने है अनुभव इन बातों का तो होगा जो खेडूत हैं। अभी मुख्यमंत्री जी, मैं मध्य प्रदेश में बुलाया मुख्यमंत्री जी ने, वहां एक कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे देश में आप जाओ और ये काम करो, ये बहुत बड़े कल्याण का मिशन हमारा। तो जब वहां कई हजार किसान उन्होंने बुलाए थे, वहां कार्यक्रम हुआ। जब कार्यक्रम हुआ और मैंने बात बताई और अंत में कार्यक्रम समाप्ति पर मुख्यमंत्री जी के साथ गाड़ी में मैं भी था, तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को एक बात कही और कहा कि जी आप हमारे प्रदेश की मूंग मत खाना। मूंग की दाल समझते हो ना? मैं कहा मूंग तो डॉक्टर सबसे पहले बताता है कि ये हल्की है, सुपाच्य है, और बीमार को मूंग की दाल का पानी दो और मूंग की दाल खिलाओ। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते जी ये मत खाओ हमारे प्रदेश की कम से कम। मैं क्या बात। अब इस विकास के नाम पे, लालच के नाम पर कितना विनाश हो रहा है, इसको उन्होंने बताया मेरे को कि जी सबसे ज्यादा मूंग मध्य प्रदेश पैदा करता है। और हमने सड़कें बना दी और नहरों का जाल बिछा दिया। जहां एक फसल वर्षा की होती थी, किसान 2 करने लगे और 2 के बाद अब तीसरी भी शुरू कर दी। अब मूंग की जब खेती वहां किसान करता है तो अगली तीसरी फसल लेने के बीच में 20 दिन का गैप देना उसे, नहीं तो अगला उत्पादन कम होगा। तो उसने ये 20 दिन का गैप करने का तरीका क्या निकाला, जब मूंग में फल आ जाता और वो धीरे धीरे स्लोली पकती है, तो वो समय किसान ने खत्म कर दिया उसका। और वो क्या करता, दाना पड़ते ही शाम को उसमें जहर का स्प्रे करता, पेस्टिसाइड का, और शाम को करता और सवेरे वो गिर जाती है और दाना अगले दिन निकाल लिया जाता है। ये जहर इतना भयंकर है कि एक ही रात में उस कच्चे मूंग को पकाने की ताकत है उसमें, लेकिन वो उसके एक एक अंग में शरीर में जाता, जो फिर हमारे शरीर में आएगा। ये स्थिति उन्होंने बताई, और ये उनकी नहीं, मैं तो पूरे देश में घूमता हूं। आज मेरे भाई और बहनों, चिंता की बात, ये पानी की बोतलें जो आजकल हम लिए फिरते हैं,
बताओ 30-40 साल पहले कोई लिए घूमता था, कहीं भी पानी पी लेते थे। आज पी के देखो ना, नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि भूमिगत जल में भी इतना पेस्टिसाइड जहर पड़ रहा है, वो उसमें भी जाकर के मिल रहा है। आज पीने लायक पानी नहीं। हवा की स्थिति हम जानते हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट दी है जर्मन के साइंटिस्ट ने, बादलों तक पेस्टिसाइड पहुंच गए हवा के माध्यम से, बादलों तक। और ये पहली वर्षा जब होती तो निराट वो जहर बरसता धरती पे, और ये सारा का सारा विष आने वाली पीढ़ियों को मैं और आप क्या दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। तो प्राकृतिक खेती आज की परम आवश्यकता इसलिए है कि उसमें खर्चा किसान का न के बराबर है। एक, उत्पादन उसमें कम होगा नहीं। दो, तीसरा, धरती, पर्यावरण, पानी, गाय, देश का धन, सब कुछ उससे बचता है। इतना साइंटिफिक वैज्ञानिक वो तरीका। और ये जो रासायनिक खेती है ना, आदरणीयों, आपकी जानकारी के लिए हमारे साइंटिस्ट बताते नहीं, और हम जानना चाहिए हमें कितना विनाश प्रकृति काम करते हैं। ये जब यूरिया किसान यूं छिड़कता ना खेत में, ये यही डालता ना खेत में, तो इसमें मुख्य घटक जो तत्व है वो है नाइट्रोजन। और यूरिया का नाइट्रोजन जब आकाश के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस ऑटोमेटिक बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। सोचिए, किसी ने जानी बताइए बात। आज सोचिए, धरती पर लाखों टन यूरिया डाला जा रहा है, सब जगह किसान इसी काम पे जुटे पड़े। मैंने बताया था गोबर से जो मीथेन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है, लेकिन यूरिया डीएपी से जो जहर निकलता है उससे जो नाइट्रस ऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कितना 312 गुना खतरनाक है। कितना बड़ा पाप अपराध पर्यावरण का। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? यही तो सब कुछ है। आज पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। ये जो बैलेंस बिगड़ा है ये सब का सब हमारी इस प्रकार की सोच का दुष्परिणाम है। इतना खतरनाक ये खेती है। अब प्राकृतिक खेती क्या है, कितना सरल माध्यम है? इसका आधार है भारतीय नस्ल की देसी गाय, केवल ये। और मैं धार्मिक दृष्टि से नहीं बोलता, मेरे पास, मैं गुरुकुल चलाता हूं, 5 गुरुकुल है, और वहां मेरे पास लगभग 5000 ही बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग रेजिडेंशियल। अब उनके लिए शुद्ध दूध देने की जरूरत होती थी, बाहर से सब मिलावट थी, तो मैंने गाय भी पाली। लगभग 450 गाय है मेरे पास। मैंने गाय की ब्रीड बनाने का बहुत गहराई से अध्ययन किया और पूरा किया। मैंने 10 किलो की गाय से, जो 1982 में शुरू किया था वहां गौशाला अपने यहाँ, और उसे ब्रीड बनाते बनाते नस्ल सुधार करते करते इस समय मेरे पास 61 लीटर पर डे दूध देने वाली गाय है। 61 लीटर पर डे, उसे ब्रीड बनाई नस्ल। लेकिन वो सब अंग्रेजी गाय है, वो हॉस्टन फ्रीजन जर्सी। मेरे को उस समय पता नहीं था, ना इसका ज्ञान था। देसी मेरे को दूध चाहिए था बच्चों के लिए। लेकिन जब मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ा तब मेरी समझ में आई कि लोग गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, हर जगह के। अब पता लगा कि इसका तो गोमूत्र, गोबर, ये तो अमृत है। मैंने क्या काम किया, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इस समय भी सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं वो। उनको मैंने गधे का, घोड़े का, ऊंट का, बकरी का, भैंस का, हॉस्टन फ्रीजन गाय का, जर्सी का,
देसी गाय साहिवाल, थारपार, कराठी, इन गायों के गोबर इकट्ठे किए, गोमूत्र की, और मैंने उनको सुखाया, थैलियां बनाई, उन पे नंबर लगाए। उनको मैंने ये नहीं बताया साइंटिस्ट को इसमें किस गाय का, किस पशु का है, वो मैंने अपनी डायरी में लिखा कि 1 नंबर में जो है वो भैंस का है, 2 नंबर में ऊंट का है, 3 नंबर में बकरी का, 4 नंबर में देसी गाय का, 5 में हॉस्टन फ्रीजन का। ऐसे मैंने नंबरिंग की, साइंटिस्ट को नहीं बताया मैंने। सभी मैंने गोबर गोमूत्र जो उनके मूत्र थे वो सब दिए। उस साइंटिस्ट ने 6 महीने रिसर्च किया, अब भी है वो। रिपोर्ट के बाद उन्होंने जो थैली मेरे को पकड़ाई वो भारतीय नस्ल की देसी गाय साहिवाल की थी, और उन्होंने कहा ये धरती मां के लिए वरदान है, अमृत है। क्या वरदान है भाई इसमें? उसने बताया कि इस देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में, शेण बोलते ना मराठी में, शेण में 1 ग्राम में 300 करोड़ बैक्टीरिया है, 300 करोड़ 1 ग्राम में। फिर मैंने जो गाय लोगों ने सड़कों पे छोड़ दी ना धक्के खाने के लिए, उनको भी पकड़ा, उनका मैंने शेण भेजा, उसमें वही सूक्ष्म जीवाणु 500 करोड़ तक पाए। ये क्यों बढ़े? जो गाय दूध देती उसकी एनर्जी दूध में लग जाती है, जो दूध नहीं देती वो पास में नहीं रखती, वो किसान के लिए सूक्ष्म जीवाणु में देती है। और उनका गोमूत्र खनिज का भंडार मिला, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये से भरपूर। और खेती में किसी भी तरह की कोई बीमारी आए, कोई भी बीमारी, उसका परमानेंट इलाज देसी गाय का गोमूत्र है। ये इस रिसर्च में भी 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं, देश की कम से कम 20 यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें केवल एक, आप तो कुछ बागवानी भी करते होंगे कि मिलीबग बीमारी आती है, होती है ना मिलीबग, उसके लिए दुनिया भर के स्प्रे कोई काम नहीं करते। एक जड़ में आती है बीमारी, वो जड़ से भी नष्ट करती, नाम क्या उसका दिमाग से मेरा निकल गया है, हाँ आप क्या, वो जड़ों को खत्म करती, गांठ करके पेड़ बड़े सूख जाते हैं। हाँ हाँ, जो भी आप है वो समझ गए, लेकिन हाँ, उसका इलाज पेस्टिसाइड में वर्ल्ड में है ही नहीं, लेकिन 100% गोमूत्र में उसका इलाज, 100%। वो आती ही नहीं खेत में। मैं अपने खेत में बागवानी भी करता हूं और वहां वेजिटेबल भी करता हूं। ड्रैगन फ्रूट इतना जबरदस्त होता, राष्ट्रपति जी गए, उन्होंने प्लेट नहीं ली, यूं ही काट के खाया था खेत में। इतना रसदार, इतना मीठा, स्वादिष्ट, भरपूर। धान, गेहूं, चावल, शेरडी, सब, गन्ना, सब मैं करता हूं, और मेरा उत्पादन रासायनिक वालों से ज्यादा होने लग गया। क्यों हुआ? उसका भी कारण है। अभी ऑर्गेनिक कार्बन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, इसको समझने की जरूरत हमें। जिस समय डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने, डॉक्टर मैंने जैसे साइंटिस्ट जो अमेरिका से पढ़ के आए थे और हरित क्रांति शुरू की थी, उसका कोई विरोध नहीं, वो समय की मांग थी, बहुत जरूरी था देश के लिए, वो सब बधाई के पात्र हैं, कोई विरोध नहीं। लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो खेती शुरू की थी और उसकी जो गाइडलाइन की थी, वो किसी ने मानी नहीं देश में। उन्होंने क्या लिखा वहां? आज भी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है, वहां से हरित क्रांति शुरू हुई थी, वहां रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड में लिखा है कि उन्होंने हरित क्रांति से करने से पहले पूरे देश की सारी धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच कराई थी, और क्या मिला था? पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। जंगल की भूमि की तरह पूरे देश की भूमि उपजाऊ थी। और इस समय भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है?
ये आईसीआर की रिपोर्ट है। 0.2, 0.3, 0.45 से नीचे। और कृषि वैज्ञानिक आदरणीय कहते हैं कि जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। समझने की बात है। इस समय सारे देश की धरती बंजर हो चुकी है। आप कहेंगे बंजर कहां, ये तो पैदा देती है। इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। जिस समय डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति शुरू की, उन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी। कितनी जी? 13 किलो। 13 किलो। आपका क्षेत्र के लिए कितना डालता है इस समय 1 एकड़ में? क्यों साहब, सोचिए। और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश उन लोगों ने की थी। क्यों? और उत्पादन 13 किलो में बहुत होता था, बहुत बढ़ता था। क्यों बढ़ता था? क्योंकि धरती सोना थी। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। थोड़ा सा सहारा मिलता था तो उत्पादन बढ़ता था। अब मैं हरियाणा से आता हूं, पंजाब हरियाणा। इस समय आलू पोटैटो लग रहा हमारे खेतों में, अब डाल रहे हैं, लगा रहे हैं। आप सोच के आश्चर्य करेंगे, 1 एकड़ में 13 बैग हम डालते हैं। 1 एकड़ में यूरिया, डीएपी, पोटास सब मिला के पूरी 1 एकड़ लैंड को व्हाइट बना देते हैं, व्हाइट सफेद। फिर उसमें आलू लगता है और हमारा किसान गारंटी देता है हमारा आलू खाए और कैंसर ना हो तो जुर्माना दे सकते हैं। क्यों साहब? एक सोचिए आप और हम कितना खाते हैं। ये हालत है। उसमें नहीं, सब में ऐसा पड़ रहा है। गन्ने में आप भी यहां करते होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 7 जहर के स्प्रे हो चुके हैं। नीचे ऐसे जहर डालते हैं, सर्प भी मर जाता है। इतने खतरनाक। वो सब उसमें जाके चीनी में, गुड़ में, शक्कर, जो भी उसी में तो आएगा वो। ये सब अनाज की ये स्थिति हमने बना दी है। आज ये हालत है। अब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो 2.5% था वो आज 0.5 से नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो रासायनिक खेती है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता। मैं दुनिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ध्यान करें, दुनिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को घोषणा पूर्वक कहता हूं, कोई एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मंच पे आके ये बता दे कि यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक जो खेती हम करते हैं रासायनिक, उससे धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, तो हम उसको गुरु मानेंगे। बढ़ता ही नहीं, घटता है। और मैं गारंटी देता हूं प्राकृतिक खेती से पहले ही साल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हो जाता, पहले ही साल। ये अंतर है। हमारी रासायनिक खेती ने इन 70-80 साल में भारत की सारे देश की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को 2.5% से 0.5 से नीचे लाके खड़ा कर दिया। इसी का परिणाम है यूरिया, डीएपी बढ़ता जा रहा है। किसान सड़कों पर खड़े हैं, नारे लगाते हैं, खाद दो। हड़तालें होती, यहां भी होती होगी ना, होती है कि नहीं? और ये घटने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं घटेगा कि धरती बंजर हो चुकी, उसमें ताकत पैदा करने की नहीं बची। ये मजबूर बलात् उसको रिश्वत दे दे के बेचारी से ले रहे हैं, जहर खिला करके जहर खिला रहे हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है। आप भारत सरकार के आंकड़े पूछो, उर्वरक विभाग के, पिछले वर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया, डीएपी विदेशों से आयात हुआ देश में। 2.5 लाख करोड़। हमारे देश के कुछ तो पूरे प्रदेशों का बजट है ये, इससे भी कम, इससे भी ज्यादा। इतना धन देखिए, सोचिए, खून पसीने की कमाई का 2.5 लाख करोड़ विदेशों को दिया।
बदले में ये जहर लिया, इसे खेत में डाला, उससे पानी बर्बाद, हवा बर्बाद, मिट्टी जो बंजर, और उसमें जो उत्पादन मिला उसने कैंसर दिया, हार्ट अटैक दिया, डायबिटीज दी, सब बर्बादी दी। अस्पताल भरे पड़े हैं, इधर वहां पैसा दो, फिर इधर डॉक्टरों को और दवाइयों के लिए पैसा दो। अच्छा, ये है कि नहीं चक्रव्यूह? सोचिए आप। अब आपसे मैं पूछता हूं, बोलना अब आपने। आज से 40-50 वर्ष पहले कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? अच्छा, कमाल, मजे की बात, घुटने का काम कोई नहीं करता, घुटने सबके बदल रहे हैं। कितनी प्रोग्रेस है साहब, घुटने हिलाते भी नहीं, घुटने सबके बदल रहे हैं। ये हालत हमारी। ये सब कारणाभावात कार्य अभाव, न तो कारणाभावात कार्य अभाव है, शास्त्र में लिखी है बात। कारण के बिना कार्य नहीं होता। कोई आदमी यूं कहे कि जी बादल बिल्कुल नहीं थे, वर्षा बहुत हुई, मानेगा कोई? कोई यूं कहे कि जी धुआं बहुत था लेकिन अग्नि बिल्कुल नहीं थी, नहीं है ना? धुआं वही होगा जहां आग होगी, वर्षा वही होगी जहां बादल बरसेगा। तो ये बीमारियां इतनी कहां से आई? कारण तो होगा इनका भी। जब 40 साल पहले कोई हार्ट अटैक, डायबिटीज बीमारियों को, कैंसर को नहीं जानता था, अब इतनी तेजी से बढ़ रहा है। WHO ने आज से 10-11 वर्ष पहले घोषणा की थी कि भारत के लोग जो खान पान लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यदि ये चलती रही तो हर 10वां आदमी डायबिटीज का शिकार होगा। हो गए कि नहीं? अब रिपोर्ट आ रही है, जो खान पान चल रहा, हर 11वां आदमी कैंसर से पीड़ित होने वाला है। ये हाल होने वाला हमारा। और आप देखते हैं, मेरे एक पर्सनल सहयोगी, मेरे शहर कुरुक्षेत्र में मैं रहता हूं, एक डॉक्टर मित्र है, डॉक्टर अजय अग्रवाल, बड़े फेमस हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, ख्याति प्राप्त है। मैंने उनसे पूछा 2 महीना पहले, डॉक्टर साहब कैंसर का क्या हाल है? तो बड़े गंभीरता से कहने लगे कि पिछले 2 वर्ष पहले तक मेरे पास 1 महीने में 1 कैंसर पेशेंट आता था, और अब प्रतिदिन 1 नया पेशेंट आता है। यह हाल बन चुका है। तो बिना कारण के तो कार्य होता नहीं। तो इसके पीछे ये इतनी बीमारियां, और हार्ट अटैक आपने देखा ना पहले कैसा था, 3 चेतावनी देता था। पहला आया भाई संभल जाओ, दूसरा आया भाई डॉक्टर के पास जाओ, खान पान ठीक करो, और तीसरे में नंबर पड़ता था ना सही। अब तो अवसर ही नहीं देता, और कहां पे आ गया? 30-40 के जवानों पे आ गया। हमारे सूरत में 8वीं क्लास की बच्ची स्कूल में पढ़ रही, बेंच से गिरी और मर गई। पोस्टमार्टम किया तो हार्ट अटैक। एक बालक सीढ़ियों में चढ़ रहा स्कूल का, गिरा मर गया, पोस्टमार्टम किया हार्ट अटैक। ग्राउंड में खेल रहा, गिरा और मर गया। क्यों? स्लो पॉइजन जो खेती करते और नहीं खेती करते सब में जा रहा है। इसलिए सबके लिए समझने की जरूरत है। आज सबकी आवश्यकता है। और रहा साहब फिर हमारे बच्चे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, और आप खाते हैं, बताओ क्या क्या नाम है, वो सब कुछ जो रहा सा उसमें काम हो जाता है। इतना केमिकल डाल डाल करके आज ये हालत हमने बना दी। तो मेरे आदरणीयों, प्राकृतिक खेती में समाप्ति की ओर आता हूं। अब प्राकृतिक खेती क्या है? शुद्ध सूक्ष्म जीवाणु की खेती। इसमें भारी भरकम गोबर की ट्रॉली नहीं चाहिए हमें, इसमें कोई लंबा खर्चा नहीं, कितना सरल काम है। इसमें केवल देसी गाय चाहिए। क्यों? बाकी जो पशु हैं उनके गोबर गोमूत्र, उनके मूत्र में वो गुण नहीं मिले। ये साइंटिफिकली रिसर्च है। अंग्रेजी गाय मेरे पास है आज भी, लेकिन देसी गाय मैंने उतनी ही बना ली, और धीरे धीरे ये कम कर रहा हूं, वो बढ़ा रहा हूं मैं। और इंडियन ब्रीड काउज मेरे पास 6 ब्रीड है, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंधी। वो मैंने 22 लीटर तक की पैदा कर दी इंडियन ब्रीड गाय, एक भी 15 लीटर से नीचे की नहीं। और मैं इस ब्रीड को वैसे ही बढ़ा रहा हूं जैसे दूसरी बढ़ाई थी।
क्योंकि इसका दूध A2 जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुआ और उसमें पाया कि मानव स्वास्थ्य के लिए देसी गोधन A2 से बढ़िया कोई दूध मां के दूध के बाद है ही नहीं, इतना उत्तम है। और गोबर गोमूत्र खनिज का भंडार है खेती के लिए, और गोबर सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। और सूक्ष्म जीवाणु भी एक तरह के नहीं गाय के पेट में, आश्चर्य है, सैकड़ों प्रकार के। मानो उसकी आंत में भगवान ने कोई किसान के लिए फैक्ट्री लगा के बैठी फर्टिलाइजर की, ये रिसर्च के बाद पाया। मैंने अंग्रेजी गाय के गोबर में देखा, वो 78 लाख सूक्ष्म जीवाणु पाए 1 ग्राम में, और लगभग इतने ही भैंस में मिले, बाकियों में तो और भी इधर उधर है। लेकिन ओनली इंडियन ब्रीड, जितनी इंडिजिनस काउज हैं पूरे इंडिया में, लगभग 55 ब्रीड अपने देश में थी, आज वो सब लुप्त हो गई हैं, कुछ बची हैं, लेकिन उन्हीं में ये गुणवत्ता है। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, हम एक ड्रम ले लेते हैं खाली लगभग 200 लीटर का, और जहां पशु बनते ना वहां रखते छाए में, धूप में नहीं, इसको पानी से भर देते हैं, लगभग 180 लीटर पानी, अंदाजा, ऊपर नीचे कोई खतरा नहीं। और ये जो इंडिजिनस काउज है ना, स्वस्थ गाय, वो 8 से 10 किलो गोबर देती है 24 घंटा में, इतना ही गौमूत्र करती है। वो उस ड्रम में 24 घंटे का हम डाल देते हैं, और इस ड्रम में 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन समझते हो ना, और 1.5 से 2 किलो गुड़ जो शेरडी गन्ने से बनता है, पुराना कैसा भी हो, ये बेसन भी चाहे मिल का पुराना हो, ये दोनों डालना, और एक बड़े पेड़ के नीचे की 2 मुट्ठी मिट्टी इसमें डालनी। अब पेड़ के नीचे की क्यों डालें, खेत की क्यों नहीं डालें, मिट्टी तो वो भी है, खेत की मिट्टी में कुछ बचा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, खत्म है वो तो बंजर हो चुकी है, उसमें बैक्टीरिया नहीं छोड़े यूरिया डीएपी आपके इस जहर ने। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं डाला ना किसी ने, इसलिए वहां बैक्टीरिया का भंडार है, इसलिए वो मिट्टी डालनी। अब देखो, इसको लकड़ी का डंडा लो, घड़ी की सुई की तरह से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, केवल 2 बार, और कितने देर, 5 से 6 दिन, क्योंकि आपका प्रदेश गर्म है, जो ठंडा प्रदेश है उसमें 1-2 दिन ज्यादा रखना पड़ता है। अब इसके विज्ञान को देखिए आप, इसकी साइंस को। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है, तो 10 किलो शेण में कितने होंगे कोई लाला जी आप में हिसाब वाले, सेठ साहब, गुप्ता जी बताओ कितने होंगे, 30 लाख करोड़। 10 किलो गोबर में कितने होंगे, 30 लाख करोड़ बैक्टीरियाज हैं उस एक दिन के गोबर गोमूत्र में 24 घंटे में गाय में, और कितने प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के। अब ये सूक्ष्म जीवाणु जब इस पानी में जाएंगे तो खनिज उसके गोमूत्र में वो मिलेंगे, और दाल का जो बेसन है वो प्रोटीन दिया हमने उन सूक्ष्म जीवाणुओं को, प्रोटीन, उससे वो स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे, पहलवान बनेंगे, ठीक है। गुड़ दिया तो मल्टीप्लाई उससे होंगे, और जो हमने मिट्टी डाली उसमें भी बैक्टीरियाज हैं, ये दोनों मिलेंगे तो इनका कल्चर बनेगा, जाग बनेगा। क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल दूध में 50 ग्राम दही डाल दे रात को, सवेरे दही में बदलेगा ना, क्या बोलते हैं मराठी में, विरजन लगेगा इसमें, बस ये विरजन होगा। और अब और कमाल देखिए आप, कमाल साइंस है ये। माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट बलजीत सारन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 6 महीने की रिपोर्ट के बाद उसने जो रिपोर्ट दी है, ये सूक्ष्म जीवाणु इस ड्रम में हर 20 मिनट में डबल होते हैं, हर 20 मिनट में, यानी 30 लाख करोड़ अगले 20 मिनट में कितने होंगे। इतने कमजोर तो विद्यार्थी नहीं मेरी क्लास में, 60 लाख करोड़, और अगले 20 मिनट में 120 लाख करोड़, और ये कब तक बढ़ेंगे,
टिल 72 आवर, 72 घंटे तक इसी गति से बढ़ेंगे, हर 20 मिनट में डबल। क्या उसकी कोई गिनती कर पाएगा? इतने बैक्टीरिया थे। और इनमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं, आकाश में जो 78.5% नाइट्रोजन 24 घंटे रहता है, इसमें बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। लोग कहते हैं ना नाइट्रोजन कहां से मिलेगा, साइंटिस्ट, ये है प्राकृतिक खेती का कमाल, यूं मिलेगा। और ये बादल गरजे थे ना रात को मुंबई में, बिजली कड़की थी ना, आवाज सुनी होगी, आप तो बाहर थे, हम यहां थे। यहां कल बारिश हुई, थोड़ी बिजली कड़कती है। एक बार बिजली जब आकाश में कड़कती है तो हजारों टन नाइट्रोजन पैदा होता है आकाश में, हजारों टन। और जब वर्षा होती है तो वो उस नाइट्रोजन को लेके जमीन पे आती है। आपने देखा होगा, जो आप में शेतकरी हैं उनको पता है, पहली बारिश होगी जो पेड़ मुरझाए पड़े, खेती तबाह है, तीसरे दिन उसकी रंगत बदलती है, हाँ या ना? क्यों बदली? आपने तो यूरिया नहीं डाला उसमें, आपने डीएपी नहीं डाला, वो भगवान की फैक्ट्री का नाइट्रोजन आया और उससे सब बदल गया। ये नाइट्रोजन के तरीके। अगली बात, अब ये जो घोल है ना, जैसे इस संडे को बना तो अगले संडे में जाना चाहिए, इस मंगलवार को तो अगले मंगलवार में। कैसे खेडूत डालता? ड्रिप से, स्प्रिंकल से, खुले पानी में, वो 1 एकड़ में फैलना चाहिए पानी के साथ। जब वो पानी के साथ जाएगा तो फिर वही जाग, वही कल्चर लगेगा। वो जमीन में जो थोड़े बहुत सूक्ष्म जीवाणु बचे ना यूरिया से डरते हुए, बहुत कम। अच्छा, एक बीच में जानकारी आपके लिए, बहुत बड़ी जानकारी है, ध्यान करें। ये जो यूरिया डीएपी डालते हैं ना हम खेत में, ये भी सीधा पौधे का भोजन नहीं बनता। धरती में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इसको खाते हैं और पौधे के भोजन के रूप में बदलते हैं। यदि वो बैक्टीरिया खत्म हो गए तो यूरिया डीएपी डालते रहना, धरती ऐसे होगी जैसे घर का फर्श है। ये होगा, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये बाहर की एक रिपोर्ट आई है अभी, उन्होंने ये बात सिद्ध की है कि वो बैक्टीरिया ही नहीं बचेंगे, भोजन बनाने वाला नहीं बचेगा तो कैसे भोजन मिलेगा? ये बात। अब जब ये खेत में फैलेगा तो आपस में कल्चर लगेगा और ये सूक्ष्म जीवाणु और बढ़ेंगे। इनमें कोई फास्फोर, कोई जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये सब बनाने का अपने आप काम करते हैं। कैसे करते हैं इसको और समझिए आप, कितना बड़ा विज्ञान है। ये जो धरती माँ है ना, ये रत्न गर्भा है, ये ईश्वर की बनाई, मेरी आपकी नहीं है। ये पूर्ण की बनाई हुई है, पूर्ण चीज, हम अपूर्ण हैं। ये सृष्टि व्यवस्था पूर्ण कैसे है? इस धरती में सब मिट्टी में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर भरपूर है, लेकिन वो जड़वत है, वो गांठ बना के पड़ा है। अपने आप वो तत्व पौधे का भोजन नहीं बनते। उन तत्वों से पौधों का भोजन बनाने के काम बैक्टीरियाज करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, जो गौ माता के पेट से मिले सैकड़ों प्रकार के। नहीं समझे? और मोटा उदाहरण, बहुत मोटा। आप सबके घर में किचन तो होगा ना? क्यों साहब? बोलो, कमजोर विद्यार्थी हो। क्यों साहब? है ना किचन? अच्छा, मजाक कर रहा हूं, आप तो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आपसे बुद्धिमान कौन हो सकता है? आप तो पूरा प्रदेश और देश को चलाने में सहयोग करते हैं। बोर ना हो जाए ना, थोड़ा मजाक भी हो जाए। उदाहरण के लिए, हमारे घर में किचन है, उसमें भोजन बनाने का सारा सामान है। दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भाजी भी है, घी तेल भी है, मोदी जी की दी हुई गैस भी, सारी चीजें है ना? अच्छा, ये बहन, बेटी, माँ या कुक भोजन बनाने ना जाए तो भोजन बन के अपने आप बाहर आ जाएगा? क्यों साहब? और सामान तो सारा है, क्यों नहीं बन के आता? बोलो जी।
बनाने वाला नहीं है। बिल्कुल कतई समझ गए आप, दोबारा समझिए। इस धरती में ये भगवान की किचन है, पौधे के भोजन की किचन है। जैसे आपकी किचन में दाल, तेल, घी, आटा, चावल सब कुछ है, ऐसे धरती में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ है। लेकिन भोजन बनाने का काम जैसे किचन में कुक करता है, धरती के कुक ये बैक्टीरिया है, ये गांडुल है, ये मित्र कीट है। वो जितने होंगे उतना ज्यादा भोजन बनाएंगे, और वो नहीं होंगे तो सब कुछ भोजन का सामान होते भी भोजन नहीं बनेगा। अब तो आ गई समझ में, कतई आ गई ना। ये असली चीज, ये जो बैक्टीरिया है ये जितना बढ़ेगा, और कमाल देखिए जब ये आएगा ना आपके खेत में 10 दिन में ही जो गांडुल धरती में यूरिया डीएपी से डरता हुआ समाधि लिए बैठा ना जमीन में, मर गए वैसे, कोई बचा है। लेकिन उसका जब भोजन मिलेगा ना, उसकी गंध पाके धरती फोड़ के ऊपर आएगा। ईमानदारी से आप में ऐसे खेडूत जिन्होंने थोड़ा बहुत अनुभव खेती बाड़ी का होंगे तो मेरी बात का वही करेंगे समर्थन, मेरे को पता है। आप इसको समझो, पहले युग में क्या होता था, हमारे घरों में गाय थी, हम गाय को घर से छोड़ते थे जंगल में जाने के लिए, था ना ये तरीका, घास फूस खाने के लिए। तो जब गाय घर से निकली और वो गली से चली, उसने गोबर किया, शेण किया, फिर शेण किया, फिर शेण किया और चली गई। होता था ना ऐसे। आप एक काम करना, आप भी करना, आप वो जो शेण गाय ने किया उसको 4-5 दिन के बाद उलट के देखना, उसके नीचे 3-4 छिद्र मिलेंगे। हाँ या ना? बस जो हाँ कर रहे हैं उनको पता है, खेती वो जानते, मिलेंगे ना छिद्र। अच्छा अब ये और बताओ, जब गाय ने शेण किया तब वो छिद्र थे? नहीं थे। कहां से आए वो? जो धरती में यूरिया डीएपी से डरते हुए कुछ ऐसे मित्र जीव बचे हुए गांडुल जैसे, उनका भोजन मिल गया ऊपर, उसकी गंध पाके धरती फोड़ के अपना भोजन लेने आते, वो छिद्र उन्होंने बनाए। ये है इसका विज्ञान। जब ये जीवामृत हम इसको बोलते हैं जो ड्रम में किया, जब ये खेत में फैलेगा और मित्र जीव को उसका भोजन मिलेगा तो एकदम बाहर आएंगे, अपना परिवार बढ़ाने लगेंगे, एकदम काम अपना शुरू करेंगे। और जितना जितना ये बढ़ेंगे उतना उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हो जाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार बनेगा। जंगल में यही नियम काम करता है। जंगल में हमने यूरिया नहीं डाला, डीएपी नहीं डाला, जुताई नहीं की, गोबर कुछ भी नहीं डाला। ये जो मेथड है, तरीका है, टेक्निक है, ये इस बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की विधि है। क्योंकि हमने सूक्ष्म जीवाणु मार दिए। आप उदाहरण के लिए एक गांडुल पकड़ो और ये टेबल हमारे पे, इस पे लेके आओ और उस पे यूरिया डालो, बताओ जिएगा या मरेगा? और उसी के ऊपर आप गोबर का शेण डालो तो जिएगा और परिवार बढ़ाएगा। ये इसका काम है। और ये जो है ना गांडुल, ये किसान का सबसे बड़ा मित्र है। आपको दिखाता हूं मैं, भाई वो है क्या, मेरी एक, वो चलवाइए भैया, वो चलवाना। ये मेरे खेत में देखो गांडुल, आप यदि खेती करते तो अनुमान देखना आपके यहां भी है क्या, इतना कितनी भारी संख्या में आपको मिलेंगे, ये देखना। किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के
अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, ये देखो आप, वो एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में ये आप देखिए। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। ये देखो, और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, ये धरती उन पी रही है। छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये देखो ये आप, जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, ये बबल देखिए इसमें आप, पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बंद कर दो इसको। आपने इसके देखा लिए है, ये देखिए प्रैक्टिकल है ये मेरे खेत का, और ये मेरे खेत में नहीं है। इस समय गुजरात में 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते, 9 लाख, इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई। ये सब के सब यही रिपोर्ट देते हैं। मैं माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब अभी थे, तो हमारे जो गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष हैं शंकर भाई चौधरी, वो यही रासायनिक खेती करते थे। मैं एक बार उनके खेत में गया, मैंने कहा रात को यहीं रुकूंगा, मैं खेत में सोता हूं, वहीं सो गया। तो मैंने देखा यूरिया डीएपी के ढेर लगा रखे एक हॉल में कि जी ये खेत में डालते हैं। मैंने वो सारा बंद करवाया और आश्चर्य है, अभी इस 22 तारीख को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जन्मदिन था। हम सभी उनके यहाँ बैठे थे, वहां पर वह खुद बता रहे अब इतनी बाढ़ आई अब की बार वर्षा से, उनके खेत में 5-5 फीट पानी भर गया, सब चारों तरफ इलाके में, लेकिन उनके खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ। सारा पानी धरती ऐसे पी गई जैसे खेत में, कहते सब खेत बर्बाद हो गए, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जितने प्राकृतिक खेत किसान मिलेंगे उनका कभी नुकसान वर्षा से नहीं होगा। तो ये बाढ़ आती ना देश में, ये क्यों आती है, इसका कारण अगला वीडियो दिखाओ, ड्रिल वाला। आप सारे देश की धरती क्या हो चुकी है, ये बाढ़ क्यों आ रही, इसका कारण देखो आप। किसान भाई और बहनों, 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह जमीन इतनी कठोर क्यों है, क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं, क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए
तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये देखिए, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है, उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है, और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं, और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। बंद कर दो इसको। आपने देखा ये मैंने अचानक घटना देखी, और फिर देश के विभिन्न भागों पे जाके मैंने ये काम करवाए। सभी जगह यही रिपोर्ट आई। धरती में ऊपर 1 फीट धरती तक हम जुताई करते हैं, वो ठीक दिखती है। उसके नीचे इतनी मोटी लेयर बन गई सीमेंटेड पत्थर की, जिसमें जमीन में पानी, वर्षा जल जाता ही नहीं। वर्षा तो पहले इससे भी ज्यादा होती थी, लेकिन अब वर्षा होती बाढ़ आ जाती है, वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है। इन दोनों का समाधान प्राकृतिक खेती है। यदि सारी धरती पर यह खेती होगी तो खेत का पानी खेत की मिट्टी ही पी लेगी और बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। एक और अकाल में भी ये पेड़ कैसे सिंचाई होता है, ये जो गांडूल है ना, 10 फीट तक यूं छिद्र करता है। आप जमीन को मई जून के महीने में जब लूएं चलती हैं, अप्रैल मई में, आप खेत में जाना, क्षेत्र में, और उसको फावड़े से खुदाई करना। 2 फीट नीचे उसमें आर्द्रता मिलेगी, नमी मिलेगी, ओलावा मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना ओलावा मिलेगा। अब जब धरती ऊपर से तपेगी तो उसके नीचे वाष्प बनेगा, और वो वाष्प गांडुल द्वारा बनाए गए छिद्र से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगा। जंगल में यही तो नियम काम करता, वहां पानी देने कौन जाता है? वहां पेड़ 12 महीने हरा भरा क्यों रहता है? वहां गांडुल ये काम करता है और प्रकृति ये सब चलाती है। तो ये जो गांडुल है ना, जो नीचे की खनिजपूर्ण मिट्टी को खाता और पेट से निकालता है, उसी खेत की मिट्टी से 6 गुना नाइट्रोजन है इसकी मिट्टी में, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब ये गांडुल मरता है ना पूरी उम्र प्राप्त करके, 17 प्रकार के धरती को पोषक तत्व देता है, जिसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। और एक गांडुल अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। इतनी स्पीड है ये नेचर, ये भगवान की व्यवस्था। भगवान ने तो हमें ये जीवन देने के लिए दिया और हम इसको मारने पे लगे हुए। कितने समझदार लोग हैं। हम दुश्मन और मित्र को ही नहीं पहचानते कि हमारा कौन और विपरीत कौन। ये बिना पैसे का मजदूर, आप तो जानते हैं, आप मनरेगा वाले होंगे, आपके यहाँ शाम को 300 रुपया मांग लेते हैं, करें या ना करें। लेकिन ये जो भगवान ने भेजा ना मनरेगा का मजदूर, 1 पैसा नहीं मांगता, रात दिन फ्री में काम करता है, जमीन को मुलायम करता है, पोषण देता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता, और वो सूक्ष्म जीवाणु असंख्य होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। इनका शरीर ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है। जैसे जंगल की मिट्टी वैसी मिट्टी बनेगी और ये धरती बंजर दोबारा उपजाऊ बनेगी। इससे पर्यावरण बचेगा, पानी बचेगा, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा,
देसी गौ माता का संवर्धन होगा, जरूरत बनेगी और देश का लाखों करोड़ रुपया बचेगा। तो इतनी सारी चर्चाएं, विषय तो बहुत लंबा है, अन्य भी बहुत चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटा आपकी समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक खेती में हम एक जीवामृत बनाते हैं, एक गोबर से ही, गोबर में इसी जीवामृत को डालते हो घन जीवामृत बन जाता है। कोई बीमारी आती है तो देसी दवाइयां, जड़ी बूटी खेतों में, उससे नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये बनाते, बीमारी खत्म होती। और बहु फसल बोलते हैं, इससे फसल का उत्पादन हर साल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जब धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी तो बताओ उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? बोलिए जी। और मैं गारंटी से बोलता हूं, रासायनिक से धरती बंजर होगी तो उत्पादन घटेगा। इसलिए किसान की अब लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन कम होता है, फिर वो बेचारा इधर उधर लटकता है, गलत रास्ते अपनाता है। इस रास्ते से उत्पादन में कमी नहीं होगी, लागत शून्य आ जाएगी, सारे देश का स्वास्थ्य बचेगा और पानी और जीवन बचेगा। आप सबसे मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है, आपने बहुमूल्य समय दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, आप सब आदरणीय मंत्री, विधायक, सभी जितने भी सम्मानित अधिकारी आए, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए इस आशा के साथ कि आप इसमें सहयोगी बनोगे कि नहीं। अच्छा, मैं गुरु दक्षिणा मांग लूं? मैं तो गुरुजी बच्चे पढ़ाता रहा हूं। इतना सुनने के बाद ईमानदारी से आप सभी इस प्रदेश सरकार के इस अभियान में सम्मिलित हों और सब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, ऐसा आश्वासन। धन्यवाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।